स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं क्योंकि विद्यालय कोरोना महामारी की वजह से बंद कर दिया गया है। जब तक विद्यालय बंद रहेगा ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी क्योंकि बच्चों का किसी तरीके से नुकसान ना होने पाए इसका ख्याल करते हुए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी पढ़ने वालों की है कि वे पढ़ाई के प्रति कितना सजग हैं। यदि पढ़ाई के प्रति हम सजग नहीं हैं तो टीचर चाहे जितना सजग रहे, विद्यालय चाहे जितना सजग रहे, सरकार चाहे जितना सजग रहे, हमारा काम नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें सजग रहना पड़ेगा और जब तक हम नहीं सजग रहेंगे कोई हमारे काम को नहीं कर सकता है, क्योंकि असल जो है वह काम को करने वाला होता है और काम से जिसे कुछ मिलने वाला है अधिकार, क्योंकि बच्चों का अधिकार है कि उन्हें पढ़ाया जाए। तो अधिकार के प्रति हम अपने अधिकार को लेने के प्रति, अधिकार हमें मिले इसके प्रति यदि हम सजग नहीं हैं तो फिर, क्योंकि अधिकार और सिक्के एक ही पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अधिकार और कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जो हमारा कर्तव्य है वो तुम्हारा अधिकार है। तो कर्तव्य से प्रायः साधारणतः सभी लोग भागते हैं। कोई भी अपने कर्तव्य को पूरा करना नहीं चाहता है, लेकिन कर्तव्य यदि पूरा किया जा रहा है किसी के द्वारा तो ये एक हमारे लिए सुअवसर है, हमारे लिए एक अच्छा मौका है कि हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर लें। किसी के द्वारा जो कर्तव्य किया जाएगा वो हमारा अधिकार होगा। टीचर यदि पढ़ाता है, शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है तो ये शिक्षक का कर्तव्य है और वो बच्चों का अधिकार है। तो टीचर अपना कर्तव्य करे, विद्यालय अपना कर्तव्य करे, सरकार अपना कर्तव्य करे, लेकिन उसे वह जिसको अधिकार के रूप में मिल रहा है यदि वह सजग नहीं है तो उस कर्तव्य का कोई भी फल नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ने वाले को, बच्चों को, आप सभी को पूरी सजगता के साथ जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, या किताबों के माध्यम से विद्यालय खुला रहता था तब या बंद है तब, पूरी सजगता से हम जब तक काम पर पूरे मन से अपने काम को नहीं करेंगे फिर हमें अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, विद्यालय का कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य करके इंसान हट जाएगा। लेकिन और कर्तव्य भी किस तरीके से लोग करते हैं, क्या कर रहे हैं, वो सबको मालूम है। इसलिए उसमें सबसे बड़ा दोष पढ़ने वालों का है, बच्चों का है। उसमें सबसे बड़ा दोष हमारी पढ़ाई नहीं होती, हमारी पढ़ाई में हम कमज़ोर हैं, किसी तरीके की कोई बात है तो उसमें दोषी तमाम लोग हैं, लेकिन सबसे पहला और सबसे बड़ा दोष बच्चों का है। इसलिए सजगता के साथ जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ समझाया जा रहा है, उसको पढ़ें, सुने और समझें। तो आज मैं नागरिक शास्त्र में पहला लेसन शीत युद्ध को शुरू कर रहा हूँ और शीत युद्ध या कोई भी सभी लेसन एक बार पढ़ाए जा चुके हैं और एक बार दो बार हमने स्कूल में पढ़ा दिया है, फिर से उसको पढ़ा रहा हूँ। शीत युद्ध, शीत युद्ध नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र का पहला लेसन है। शीत युद्ध जैसा कि नाम से उसके विदित हो रहा है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि शीत युद्ध कहने का मतलब विचारों का युद्ध। शीत का अर्थ होता है ठंडा, मतलब ठंडा युद्ध। तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका शाब्दिक अर्थ लेने से बात स्पष्ट नहीं होती। इसी तरीके से शीत युद्ध का यदि शाब्दिक अर्थ निकाला जाता है तो चूंकि शीत का अर्थ होता है ठंडा और युद्ध का अर्थ होता है लड़ाई झगड़े से, उसका अर्थ हम लगाते हैं। तो हालांकि मैं तो बराबर ये बात बताता रहता हूँ कक्षाओं में भी कि एक एक शब्द का अर्थ समझना है। जब तक हम एक एक शब्द के अर्थ को नहीं समझेंगे और विस्तार से नहीं समझेंगे, और किसी शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसका एक शाब्दिक अर्थ होता है, एक भावात्मक अर्थ होता है, एक संकुचित अर्थ होता है, एक व्यापक अर्थ होता है। तो इसीलिए इसी तरीके से सभी शब्दों के एक एक अर्थ को हमें समझना होगा और सभी रूपों का अर्थ समझना होगा। इस तरीके से जब तक हमें किसी शब्द के सभी रूपों का अर्थ, चाहे वो संकुचित अर्थ में उसे किस तरीके से हम कह सकते हैं,
संकुचित अर्थ में उसे किस तरीके से जाना जाता है, व्यापक अर्थ में उसे किस तरीके से जाना जाता है, और शाब्दिक अर्थ में उसे किस तरीके से जाना जाता है, भावात्मक अर्थ में उसे किस तरीके से जाना जाता है। यदि ये सारी चीजें हमारे समझ में नहीं हैं और हमने नहीं समझाया ढंग से, तो फिर बात अच्छे ढंग से समझ में नहीं आती है। मैं तो बार बार बताता रहता हूं यार, उसका एक एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं, सारे अर्थों को हमको समझना होगा, तभी बात हमारी जो है स्पष्ट क्लियर होगी और बात को हम समझ पाएंगे और पढ़ाई हमारे समझ में आएगी। तो शीत युद्ध का शाब्दिक अर्थ तो यहाँ ठंडा युद्ध है, लेकिन ठंडा युद्ध से बात स्पष्ट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब, इसका भावात्मक अर्थ ये होता है कि विचारों का युद्ध, विचारों का युद्ध, जो विचारों में लड़ा जाता है। एक दूसरा वर्ग, चूंकि युद्ध में या किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े में दो वर्ग होते हैं, तो दो वर्ग में एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग के विचारों का विरोध करता है, एक वर्ग दूसरे वर्ग के विचारों का विरोध करता है, दूसरे वर्ग के विचारों के खिलाफ प्रचार प्रसार करता है। इस तरीके से शीत युद्ध का मतलब वाक युद्ध है, विचारों का युद्ध है और विचारधाराओं का युद्ध है, भावनाओं का युद्ध है, अस्त्र शस्त्रों का युद्ध नहीं है। ये हम समझें। शीत युद्ध, प्रश्न आता है शीत युद्ध से तुम क्या समझते हो, तो शीत युद्ध से हम यही समझते हैं कि जो विचारों का युद्ध है, और प्रश्न भी कई तरीके से आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और जो है तो जैसा प्रश्न होगा उसी तरीके से हमको उत्तर देना होगा। लॉन्ग आंसर टाइप में अगर क्वेश्चन आ जाएगा शीत युद्ध से तुम क्या समझते हैं, शीत युद्ध को विस्तार से वर्णन कीजिए, तो इसलिए हम अगर बात को अच्छी तरीके से समझे हैं तो हम उसको विस्तार से भी वर्णन कर सकते हैं, और यदि हमने बात को अच्छी तरीके से नहीं समझा है तो फिर हम उसे विस्तार से वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं हर तरीके से बता देता हूं, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाए, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाए, हर तरीके से हम उत्तर दे सकते हैं। तो ये विचारों का युद्ध है और वाक युद्ध है, अस्त्र शस्त्रों का युद्ध नहीं है। और ये कब शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध का मतलब है 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो इसका मतलब यह है कि 1945 या 46 से ही ये युद्ध शुरू हो गया था, और दुनिया की दो महाशक्तियों के मध्य, दुनिया की दो महाशक्तियां उभरी और उनकी विचारधाराएं दोनों की अलग अलग थीं। एक था सोवियत संघ, दूसरा था संयुक्त राज्य अमेरिका। सोवियत संघ की विचारधारा जो है वो साम्यवादी या मार्क्सवादी विचारधारा थी। वह मार्क्सवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करना चाहता था, और संयुक्त राज्य अमेरिका की विचारधारा जो थी वो पूंजीवादी विचारधारा थी। तो पूंजीवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में करना चाहता था। तो इस तरीके से ये दोनों महाशक्तियों के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर 1991 तक जो युद्ध चला उसी को शीत युद्ध कहते हैं। इस दौरान 45 से लेकर 91 के बीच में, 1991 के बीच में दोनों महाशक्तियों ने दोनों के विचारों के खिलाफ प्रचार प्रसार किया। सोवियत संघ ने या साम्यवादी विचारधारा का जो नेतृत्व था, जो नेता था, वो सोवियत संघ था। पूंजीवादी विचारधारा का जो नेतृत्व कर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोवियत संघ के पूरे विश्व में सोवियत संघ के या साम्यवादी विचारधारा के खिलाफ प्रचार प्रसार किया, और सोवियत संघ ने पूंजीवादी विचारधारा के खिलाफ प्रचार प्रसार किया। और इसी क्रम में तो प्रश्न आता है, शॉर्ट आंसर टाइप में प्रश्न आते हैं कि किन दो महाशक्तियों के मध्य लड़ा गया। तो एकदम स्पष्ट बात हमें मालूम रहे कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य लड़ा गया। कब से कब तक लड़ा गया, 1945 से लेकर या 46 से लेकर 1991 तक लड़ा गया। सन नहीं पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई। प्रश्न ये आता है द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब प्रश्न ये आता है कि शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध अगस्त 1945 में समाप्त हुआ था, तो इसलिए हम उसे 45 से भी शुरू कह सकते हैं, चूंकि तुरंत उसके बाद शुरू हो गया था। 45 से भी कह सकते हैं, 46 से भी कह सकते हैं। तो इसलिए प्रश्न आता है ही कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य लड़ा गया, और कब तक चला, 1991 तक चला। इसी बीच में दोनों राष्ट्रों ने जो है वो तमाम प्रकार के सैनिक संगठनों की स्थापना की, गुटों की स्थापना की। सोवियत संघ के द्वारा भी, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा भी
कुछ गुटों की स्थापना की गई, कुछ गुटों का जो है कार्यक्रम रखा गया, उनको बनाया गया अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपनी विचारधारा को विश्व में बढ़ाने के लिए। सोवियत संघ के द्वारा भी और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा भी कुछ जो है संगठनों का गठन किया गया, संगठनों की स्थापना की गई। उनके माध्यम से इन दोनों राष्ट्रों ने अपनी अपनी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार विश्व के तमाम देशों में किया, विश्व के तमाम देशों को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया, अपनी ओर जो है अपने गुट में सम्मिलित करने का प्रयास किया। तमाम राष्ट्र उस समय स्वतंत्र हो रहे थे नए नए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के तमाम देश स्वतंत्र हुए और भारत भी उस समय आज़ाद हुआ था। उसी के 2 वर्ष बाद भारत भी आज़ाद हुआ था। भारत के सामने भी ये समस्या एक बड़ी थी कि वो किसके साथ शामिल हो, सोवियत संघ के साथ सम्मिलित हो या संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट में सम्मिलित हो। इसलिए अंत में भारत ने यह निर्णय लिया कि हम किसी के साथ नहीं सम्मिलित होंगे। ये दोनों ही गुट जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दोनों गुटों में बुराइयां हैं, दोष ज़्यादा हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत जो है गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और ना तो पूंजीवादी गुट में सम्मिलित हुआ, ना तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साम्यवादी सोवियत संघ के साम्यवादी गुट में सम्मिलित हुआ। वह गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया और एक गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू हो गया और उस आंदोलन में उस ग्रुप में तमाम एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के तमाम देशों के तमाम देश उसमें सम्मिलित हो गए। तो एक बड़ी जो है कामयाबी थी, बड़ा काम था जो कि भारत के द्वारा शुरू किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में, उनकी नेतृत्व में सुकार्णो, मार्शल टीटो और कर्नल नासिर ने मिल करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। अभी इस लेसन में हम कई वीडियो, कई जो है लेक्चर देंगे, कई टॉपिक इसमें हम पढ़ाएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसलिए आज यहीं तक।